वेलकम टू द मैराथन ऑफ एलएलपी एक्ट। आज की इस क्लास में ना मैं पूरा कंप्लीट एलएलपी एक्ट एकदम सिंप्लीफाइड बताऊंगा। यू जस्ट गिव मी 1 to 1.5 आवर्स लगेंगे और जीरो लेवल से आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एलएलपी। इट इज अ मैराथन, इट इज अ रिविजन क्लास, बट डिस्पाइट दैट आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट्स आल्सो, आई विल गिव यू एग्जांपल्स आल्सो एंड मेक यू लर्न इन दिस मैराथन itself. Okay, so give me that 1 to 1.5 hours of window and you will feel confident about LLP Act at the end of this session. Start करते हैं। LLP Act 2008 Limited Liability Partnership Act, इसमें काफ़ी amendments भी हुए हैं, तो what we are looking at or what we are going to discuss is completely amended. CA Inter की अगर मैं बात करूं तो CA Inter में out of the 15 chapters in law, the most important chapter is LLP Act. इसका weightage in exam is 12 to 16 marks. Paper 119 marks का आता है, तो 12 to 16 marks belongs to LLP Act. And I'm telling you, it is easy. It is easy. Why? Because LLP has the same flavor as corporate law. Both company law and LLP law is regulated by MCA, Ministry of Corporate Affairs. तो जब आप LLP पढ़ते हो ना, you will find that there is the same flavor and taste just like company law. But होता क्या है, due to lack of revision, because LLP students उतनी बार नहीं पढ़ते जितनी बार company law पढ़ते हैं, तो due to lack of revision, जब कभी for the first time you read LLP Act, it looks very hard and daunting to you. But अगर आप LLP बार बार revision करोगे, मैं बोलता हूँ अगर यही मैराथन जो मैं भी ले रहा हूँ ना, if you just listen to this, एक बार अगर सुन लोगे, you will have tremendous confidence in LLP. 3 बार सुन लोगे तब तो LLP में आग लगा दोगे, इतना भयंकर हो जाएगा. Okay, so let's start the discussion without further ado. Okay, I will explain from zero. अगर तुमने आज तक कभी LLP एक्ट नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी जो मैं बातें बताऊंगा सब समझ में आएगा. ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना. फर्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, गिव रेस्पेक्ट टू दिस चैप्टर, लर्न द सेक्शन नंबर्स. ये आपके सामने जितने भी सेक्शन नंबर्स आते हैं ना, ये सेक्शन नंबर्स, यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर्स. अगर आप एलएलपी एक्ट में सेक्शन नंबर नहीं याद कर रहे हो, यू आर डूइंग अ ब्लंडर. जैसे कंपनी लॉ में भी लर्न द सेक्शन नंबर्स, तो एलएलपी लॉ में भी सेक्शन नंबर याद करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके मार्क्स के लेवल को ऊपर उठा देता है. मैं हर बार नहीं बोलता, पर एलएलपी में बोल रहा हूं मैं कि प्लीज लर्न द सेक्शन नंबर. सो गिव रेस्पेक्ट टू दिस चैप्टर. चैप्टर को इज्जत दो, चैप्टर तुमको इज्जत देगा. फॉर्म नंबर्स, अगेन मैंने बहुत सिलेक्टेड फॉर्म नंबर्स लिखे हैं, बस इतना केवल हम लोग को याद करना है. बाकी तुम भले मत करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट बस ये फॉर्म नंबर्स याद कर लो. तो मेरे साथ याद करो, इट विल हेल्प यू लॉट व्हेन वी रीड द टॉपिक्स इनसाइड. फर्स्ट इज रन एलएलपी. जब भी आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराते हो तो यू हैव टू रिजर्व अ यूनिक नेम ऑफ एलएलपी. उसके लिए जो ऐप होता है एमसीए के पोर्टल पे, उसका नाम है रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी. ठीक है, अच्छा, रन एलएलपी में जब आप एलएलपी का नाम रिजर्व करते हो, इट इज रिजर्व्ड फॉर 3 months. कंपनी लॉ में जब आप रिजर्व करते हो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो 20 days रिजर्व होता है. यहां रिजर्व करोगे एलएलपी का नया नाम तो वो 3 months तक रिजर्व होता है. 3 months याद कर लो फॉर एमसीक्यू. सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है वो डिफरेंट है. जैसे कंपनी लॉ में वो होता है स्पाइस प्लस, यहां पर वो होता है फिलिप. इन्होंने बनाया भी कितना सुंदर है, फिलिप. फॉर्म फॉर, ये देखो पूरा पढ़ो, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग लिलिप, LLIP, लिमिटेड लायबिलिटी का LI पार्टनरशिप, तो फॉर्म फिलिप. ठीक है. थर्ड, फॉर्म 3, एलएलपी में मेमोरेंडम आर्टिकल्स तो होगा ही नहीं, तो एलएलपी में क्या होगा सर, एलएलपी एग्रीमेंट. एलएलपी में मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं होता, क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एलएलपी एग्रीमेंट. तो याद रखना, पूरे चैप्टर में कभी भी एलएलपी एग्रीमेंट का जिक्र आ जाए तो फॉर्म नंबर कौन सा, फॉर्म नंबर 3. अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, in LLP, whenever there is an admission of a partner, death or retirement of a partner, change in the profit sharing ratio, change in the capital contribution, anything, you have to change the LLP agreement. कौन सा फॉर्म चेंज करोगे, फॉर्म नंबर 3. तो फॉर्म नंबर 3 नया बना के हमको आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा. ठीक है, आरओसी के पास LLP agreement का फॉर्म नंबर 3. नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 4. फॉर्म नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने के लिए मैं एक डायलॉग बोलता हूं, कोई आए कोई जाए, फॉर्म 4 लगाए. ये क्या होता है, एलएलपी में व्हेनेवर यू आर एडमिटिंग अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और यू आर रिटायरिंग अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो कोई भी पार्टनर आता है या कोई भी पार्टनर जाता है, कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर आता है या जाता है, तो आपको फॉर्म 4 जमा करना पड़ता है आरओसी के पास, गिविंग द डिटेल्स. ओके. नंबर 5, फॉर्म नंबर 5, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉर्म 8 और 11, अरे बाप रे बाप, महा इंपॉर्टेंट है. ये दोनों फाइनेंशियल फॉर्म्स हैं. जैसा कि आप जानते हो, हर कंपनी को ईयर एंड के बाद आरओसी के पास 2 फॉर्म लगाने पड़ते हैं, एनुअल रिटर्न
ठीक है, और एक होता है अपना ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करना पड़ता है। कंपनी लॉ में फॉर्म नंबर अलग होते हैं, एनुअल रिटर्न का MGD 7 और अपना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का AOC 4। इनको भी LLP को भी हर साल ईयर एंड के बाद 2 फॉर्म जमा करने पड़ते हैं। यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बोलते, यहां बोलते हैं SAS, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 8, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म नंबर 8 SAS, और एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ता है, उसका फॉर्म नंबर होता है 11। तो बस प्लीज ये जो मैंने 6 फॉर्म्स बताए हैं ना, रन LLP, फिलिप, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 8, फॉर्म 11, बस तुम ये याद कर लो, गंगा नहा लोगे, ठीक है। ये 6 फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट हो गया टॉपिक बाय टॉपिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तुमको बता देता हूँ LLP एक्ट के लास्ट में देयर आर 4 शेड्यूल्स। प्लीज ये शेड्यूल्स का नाम नंबर थोड़ा याद रखना, क्योंकि MCQ में आ सकता है। सबसे हॉट है फर्स्ट शेड्यूल। इन द LLP एग्रीमेंट, पार्टनर्स को अपने बीच में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, पार्टनर्स और LLP के बीच में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो लिखना पड़ता है। तो अगर आप अपने LLP एग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखोगे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फर्स्ट शेड्यूल बना रखा है, फर्स्ट शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, इट विल अप्लाई ऑटोमेटिकली ऑन योर LLP। ये तुम लोग सब इमेजिन करो, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो तुमने क्लास 11 में सीखा होगा पार्टनरशिप में। अगर पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करके पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखेंगे तो व्हाट विल बी द पार्टनरशिप रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तुम बोलोगे सर एज पर पार्टनरशिप एक्ट इक्वल रेशियो। एग्जैक्टली, फर्स्ट शेड्यूल में यही लिखा है कि अगर आप लोग LLP एग्रीमेंट में अपना पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करोगे तो एज पर फर्स्ट शेड्यूल इट विल बी इक्वल रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो ऐसी ऐसी चीजें फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल थोड़ा हम लोग को याद रखना, MCQ में आ सकता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल जो है ये कन्वर्जन को लेके है, ठीक है। इसके ऊपर 3 सेक्शंस होते हैं, दिखा देता हूं मैं। ये देखो 55, 56, 57। Can a partnership firm convert to LLP? Yes. Can a private company convert to LLP? Yes. Can a public company unlisted convert to LLP? Yes. तो उनके कन्वर्जन का जो सेक्शन नंबर है वो है 55, 56, 57, और सेक्शन में ज्यादा ज्ञान नहीं है। सेक्शन में यही लिखा है कि प्लीज फॉलो द सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। तो अगर फर्म कन्वर्ट होती है LLP में तो सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट कंपनी होती है तो थर्ड शेड्यूल, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है तो फोर्थ शेड्यूल। तो ये उस लिहाज से ये बहुत हॉट नहीं है, पर ठीक है, पता होना चाहिए देयर आर 4 शेड्यूल्स। फर्स्ट शेड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर डेफिनेशंस, वी विल ओनली फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नंबर 1, स्मॉल LLP। जैसे कंपनी लॉ में स्मॉल कंपनी होता है, स्मॉल कंपनी वो होता है जिसका 4 करोड़ और 40 करोड़ के अंदर होता है पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। यहां पे भी वैसा ही कुछ है। सिंस इट इज LLP, यहाँ शेयर्स नहीं होते तो यहाँ पेड अप कैपिटल के बदले नया वर्ड होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। तो द कैपिटल कंट्रीब्यूशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 25 lakhs एंड द टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 lakhs। कहाँ गया? अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख के अंदर ही है एंड टर्नओवर 40 लाख के अंदर ही है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल LLP। स्मॉल LLP को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, दे डोंट हैव टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, ये एग्जाम्पशन है उनको, ठीक है। ये पहले क्लियर अपना। अच्छा, छोटा सा एक फाइनेंशियल ईयर भी याद रख लो तो बेहतर रहेगा। एनी LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th September, उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को हो सकता है या उसके बाद वाले ईयर के 31 मार्च को हो सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनकॉर्पोरेटेड एन LLP इन द मंथ ऑफ October 2025, तो उसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड है कायदे से 31 मार्च 2026 होता है। तो यू हैव अ चॉइस, या तो आप जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है 31 मार्च 2026 वो ले सकते हो, या फिर आप 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हो, 31 मार्च 2027 विल बी योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, ये फ्रीडम आपको मिली हुई है इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, अब मैं मूव ऑन कर रहा हूं पार्टनर्स में, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 पार्टनर्स। देखो अब तक तुम लोगों को LLP का एक फ्लेवर पता चल चुका होगा, तुम रिदम में आ चुके होगे, तुमको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं टॉपिक बाय टॉपिक जाऊंगा और बहुत प्रेम से समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। इवन इफ यू हैव नॉट डन LLP बिफोर, आई एम टेलिंग यू, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। फोकस के साथ प्रेम से पढ़ो, अच्छा रहेगा। सेक्शन नंबर 5 पार्टनर्स। अच्छा, LLP में ना पार्टनर्स तो होते ही हैं, लेकिन उन पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स को आप एक स्पेशल स्टेटस देते हो, यू कॉल देम DP, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर क्या खास बात है इनमें? एक ही खास बात है कि कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इन्हीं के सर पे बिल फटेगा और किसी के ऊपर नहीं। कई स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन में रहते हैं, उनको लगता है कि LLP में जो वर्किंग पार्टनर्स है उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाए और बाकी सारे स्लीपिंग। रॉन्ग।
ऑल द पार्टनर्स एलएलपी टॉपिक के अंदर ना वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है। यहां पे ऑल पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज एक्टिव पार्टनर्स, वर्किंग, कोई भी आके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सर व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर? ओनली द नेम। They will be responsible for all the legal compliances under LLP Act. जो designated partner, they will be responsible for LLP Act का compliance. उन्हीं को compliance करना है, अगर नहीं हुआ तो penalty उनको देना है। Most of the cases में LLP Act में जो penalties होती हैं ना, वो designated partner के ही सर पे आती हैं। तो they are responsible for legal compliances and all the duties under this act. और बाकी वो working partner उसको मत समझना, ठीक है? तो section 5 is about partners. Section 7 is about designated partners. Lucky number 7, section 7 designated partners. ठीक है, सबसे पहले section number 5 partners. एक LLP में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। एक खास बात, पार्टनर कैन बी ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो एक इंसान या एक बॉडी कॉर्पोरेट LLP का पार्टनर बन सकता है। इंडिविजुअल्स में मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन इंडिविजुअल में बोला, हर टाइप के इंडिविजुअल, इंडियन, रेसिडेंट इंडियन, NRI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फॉरेन नेशनल, इवन बाहर के गोरे, एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल चलेगा। सिमिलरली बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी, CIOI, LLP, LIOI, फॉरेन कंपनी, हर तरह का चलेगा, एनी काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट चलेगा। पर जो लोग इंडिविजुअल नहीं है या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल इधर नीचे देखो, इस पर क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल देखो, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF ना इंडिविजुअल है ना बॉडी कॉर्पोरेट है, तो HUF कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ LLP। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कॉर्पोरेशन सोल, सो दीज 3 कैन नॉट बी पार्टनर्स ऑफ LLP, बाकी हो सकता है। अच्छा, पार्टनर्स के 3 डिस्क्वालिफिकेशन है, मैं याद करने के लिए हमेशा बोलता हूं उई, ठीक है? ये देखो, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता, या फिर थर्ड, somebody who has applied to court for declaration as insolvent but अभी तक हुआ नहीं पर अप्लाई कर चुका है, वो भी नहीं बन सकता। तो शॉर्ट में बोलूं तो अनसाउंड माइंड एंड इंसॉल्वेंट जैसे लोग वो पार्टनर नहीं बन सकते, सिंपल। सेक्शन 6, मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए? कम से कम 2 पार्टनर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो एक छोटा सा, दिस इज सिमिलर टू, सर्कल दिख रहा है ना, दिस इज सिमिलर टू सेक्शन 3A ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर कभी भी LLP में नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 के नीचे चले गए तो आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है टू ब्रिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिस्टोर इट बैक टू 2। इफ यू कंटिन्यू विथ ओनली 1 पार्टनर बियॉन्ड 6 मंथ्स, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो भी लायबिलिटीज होंगी उसके लिए दैट सोल पार्टनर, जो इकलौता पार्टनर है, ही और शी विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है? इनफैक्ट अगर कोई LLP है जो 2 पार्टनर से कम है, जिसमें यानी एक ही बंदा और ऑपरेट कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ दैट LLP। उस LLP को लिक्विडेट करके बंद किया जा सकता है। आई विल शो इट टू यू। What are the 5 circumstances in which LLP can be wound up? One of them is more than 6 months हो गए, the LLP is functioning with less than 2 partners. तो it is one of the grounds कि LLP को wind up भी किया जा सकता है। तो सीरियस है थोड़ा, ठीक है? सेक्शन 6 हो गया। अब मैं किसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग? डेजिग्नेटेड पार्टनर। LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल्स होने चाहिए, इंडिविजुअल्स, और वन ऑफ देम जो है वो रेसिडेंट पार्टनर होना चाहिए। तो इसको चलो थोड़ा तोड़ते फोड़ते हैं हम लोग, ठीक है? इट शुड हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, चलेगा, 2 तो चाहिए DP, गुड। हु आर इंडिविजुअल्स, अभी अभी हमने पढ़ा पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। तो मान लो कि अगर हमारे जो पार्टनर्स हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या? तो बोला बहुत सिंपल है, अगर आपके पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो वो बॉडी कॉर्पोरेट अपनी तरफ से एक ह्यूमन बीइंग को नॉमिनी बना देगा एंड द नॉमिनी विल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। वेरी सिंपल। सो इफ यू हैव गॉट, ये देखो यहाँ प्रोवाइजो में डाला हुआ भी है, ठीक है, कि अगर मान लो आपके यहाँ सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पार्टनर है या 0 इंडिविजुअल पार्टनर है, तो डोंट वरी, जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स है दे कैन अपॉइंट अ नॉमिनी इंडिविजुअल टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये उपाय बताया हुआ है। अच्छा, वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट का मतलब है रेजाइडेड इन इंडिया फॉर मोर देन इक्वल टू 120 days in previous financial year. So one of the DP should be resident in India. Resident का मतलब यहाँ पे 180, 182 नहीं है, 120 है। Greater than equal to 120 days in the previous financial year, इंडिया में रहा है, ठीक है?
दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, कोई भी आए कोई जाए, आप आरओसी को फॉर्म 4 दोगे तो देखो यहाँ लिखा है फाइल फॉर्म 4। वन मोर थिंग, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपके पास डीपिन होना जरूरी है, ठीक है। 2008-9 की बात बता रहा हूँ, जब ये आया था ना, तब ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग डीपिन अलग निकालेंगे, डिन अलग निकालेंगे, पर डीपिन कभी आया ही नहीं आज तक। तो फ्रैंकली आपको डिन नंबर चाहिए, जो कंपनी लॉ में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना, वही चल रहा है। जैसे मेरी जो क्लासेस है, एजुकेशन क्लासेस, सिद्धार्थ विकास क्लासेस, ये एक एलएलपी है, सिद्धार्थ विकास क्लासेस एलएलपी, ठीक है। अब इस एलएलपी में आई एम द डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो मेरे पास डीपिन नहीं है, डिन है। डीपिन कभी आया ही नहीं, मेरे पास डिन नंबर, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी को यूज करके मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं या मैं किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता हूं। लेकिन फॉर एग्जाम पर्पसेस अगर ऑप्शन में डीपिन है और डिन है तो आप हमेशा डीपिन बोलोगे, और अगर आप थ्योरी लिख रहे हो डिस्क्रिप्टिव तो भी आप हमेशा डीपिन बोलोगे। सो फॉर एग्जाम पर्पसेस यू विल ऑलवेज से द वर्ड डीपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वैसा रहता है। ये डीपी लोग की क्या लायबिलिटी, सर कुछ नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द कंप्लायंसेस अंडर एलएलपी लॉ, और जो भी पेनल्टी होगा 99% पेनल्टी इन्हीं के सर पे पड़ेगा। हाँ, कुछ पेनल्टीज है जो सारे पार्टनर्स के ऊपर आता है। तो डीपी होने से आपको कोई स्पेशल कुछ नहीं हो जा रहा है, यू आर नॉट एन एक्टिव पार्टनर। इनफैक्ट ऑल पार्टनर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, एलएलपी में एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। पार्टनर क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, इन कॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मैं इन कॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी तुमको सेक्शन भी दिखाऊंगा, लेकिन मैंने ना इसके लिए एक बहुत सुंदर डायग्राम बना रखा है, एक झटके में तुम्हारे ब्रेन में घुसेगा, ठीक है। इन कॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी में हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 4। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें घुसा दिए। अगर तुम ये डायग्राम पढ़ रहे हो, पूरा वन शॉट खत्म इनकॉर्पोरेशन। Step number 1, to incorporate an LLP, you have to reserve a unique name of LLP by using the app Run LLP. और कितने दिन के लिए नाम रिजर्व होगा सर? 3 months। कितने दिन के लिए नाम रिजर्व होगा? 3 months। फिर 3 months के अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन फॉर्म एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने, फॉर्म फिलिप, ठीक है, जिसमें सारे पार्टनर डीपी का डिटेल्स रहेगा। थर्ड, आरओसी अगर सेटिस्फाइड है, अब फ्रैंकली अमेंडमेंट आ चुका है काफ़ी पहले ही, चाहे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो या इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी हो, उसकी प्रोसेसिंग सीआरसी गुड़गांव से होगी, आरओसी से नहीं होगी। पर जब आप एलएलपी एक्ट और रूल्स पढ़ोगे तो वहाँ आरओसी लिखा है, तो ऑन अ सेफर साइड तुम एग्जाम में आरओसी बोलना, ठीक है। सो अगर आरओसी सेटिस्फाइड है तो वो आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 14 days, ठीक है। कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कितने दिन में आएगा इसकी कोई टाइम लिमिट लिखी हुई नहीं है। एलएलपी में लिखी हुई है दैट वी विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 14 days ऑफ फाइलिंग, एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि द एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। अब एक खास बात है, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के बाद भी आप एलएलपी एग्रीमेंट जमा कर सकते हो। यहां एलएलपी एग्रीमेंट पहले फाइल करना नेसेसरी नहीं है, इन फॉर्म फिलिप, यू कैन फाइल इट लेटर ऑल्सो। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, 30 days के अंदर आप एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म नंबर 3 फाइल कर सकते हो। एक बार देख लो, व्हाट आर द 4 स्टेप्स। रन एलएलपी में नाम रिजर्व किया, 3 month, 3 महीने में फॉर्म फिलिप भर दिया विद ऑल डिटेल्स। इफ आरओसी सेटिस्फाइड, he she will issue certificate of incorporation within 14 days and that will be conclusive evidence. After incorporation certificate मिलते ही 30 days के अंदर we can file LLP agreement in form number 3. तो इनकॉर्पोरेशन का जो भी हमने पढ़ा ना वो एकदम मस्त है, ठीक है। अब इधर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ 3 conditions। क्या पढ़ा रहा हूँ? 3 conditions। अगर वो लोग आपसे पूछते हैं what are the 3 conditions of incorporation of LLP, तो तुम बोलोगे कम से कम 2 सब्सक्राइबर, यानी कम से कम 2 पार्टनर चाहिए जो फिलिप को साइन करेंगे, तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर। नंबर 2, आपको फॉर्म फिलिप भरना पड़ेगा। अब टेक्निकली तो जो लिखा हुआ है वो है सीआरसी, लेकिन आईसीआई के मैट में एलएलपी एक्ट और रूल्स में सब जगह आरओसी लिखा है, तो तुम आरओसी लिख देना, ठीक है, कि फाइल फॉर्म फिलिप विथ रजिस्ट्रार। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि एक शॉर्टकट है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो ना तो यूज अ न्यूट्रल वर्ड रजिस्ट्रार, उसमें सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर भी आता है, आरओसी भी आता है। एंड इन केस वो लोग आपसे एमसीक्यू में पूछ बैठे कि बताओ तो फॉर्म फिलिप किसके पास जमा होगा, तो हम चुपचाप आईसीआई एलएलपी एक्ट और रूल्स की बात सुनेंगे। अमेंडमेंट आ चुका है फिर भी इन्होंने डाला नहीं है, आप बोल देना आरओसी। एंड थर्ड,
वी विल फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, वो हर बार इनकॉर्पोरेशन में जमा करना पड़ता है, सर्टिफाइड बाय ट्रिपल सी CA में या एडवोकेट कि हमने सारा लीगल कंप्लायंसेस किया है, तो फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस, ठीक है। दिस इज इनकॉर्पोरेशन। फिलिप के अंदर वही सब डिटेल्स रहेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस एड्रेस, पार्टनर्स एटसेट्रा। रजिस्टर्ड ऑफिस, LLP के पास एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट या कोई भी थर्ड पार्टी उनको वहाँ पर नोटिस भेज सके, ठीक है। एवरी LLP शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप LLP को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना चाहते हो तो या तो आप अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग भेज दो, या रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दो, या प्रिस्क्राइब्ड बैनर में भेज दो। कहाँ पर भेजोगे, अब ये खास है। सिर्फ LLP में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंपनी लॉ में नहीं मिलेगा। कंपनी लॉ में सिर्फ एक ही मेन ऑफिस मानी जाती है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वहीं पे सब भेजना है। लेकिन LLP में ऑप्शन होता है कि आप फॉर्म 12 ROC में जमा करके एक ऑल्टरनेट एड्रेस दे सकते हो, तो आपको वो लोग चिट्ठी ऑल्टरनेट एड्रेस पे देंगे। तो दे कैन सर्व यू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और नोटिस आइदर एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एट द ऑल्टरनेट एड्रेस दैट यू हैव फाइल्ड विद ROC इन फॉर्म नंबर 12, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑल्टरनेटिव एड्रेस पे मिले तो आप फॉर्म 12 में वो ऑल्टरनेटिव एड्रेस जमा कर दो ROC का, वहाँ पे चिट्ठी आ जाएगा। थर्ड, जब आप अपनी ऑफिस चेंज करते हो, शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस, तो आपको ROC के पास फॉर्म नंबर 15 जमा करना पड़ता है। नो नीड टू लर्न द फॉर्म नंबर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है तो ये पार्टनरशिप ही, तो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप तो है ही, बट दैट इज नॉट म्यूचुअल एजेंसी। इन LLP no partner is a mutual agent of other partner, but all of them are agents of LLP, ठीक है। all of them are agents of LLP. Every partner of LLP is an agent of LLP but not an agent of other partners. मतलब अगर कोई पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है तो वो मरेगा, हम लोग मरने वाले नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। पार्टनरशिप एक्ट जब मैं पढ़ाता हूँ ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब मैं पढ़ाता हूँ छोटे क्लास में, तो वहाँ पे मैं एक डायलॉग बोलता हूँ। पार्टनरशिप में तो आप जानते हो म्यूचुअल एजेंसी होता है कि मतलब एक करेगा सब भरेगा, तो वहाँ डायलॉग होता है एक करेगा सब भरेगा। यहाँ डायलॉग है जो करेगा वही भरेगा। ऊपर आते हैं, रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, ठीक है। ये बड़ी टॉपिक है, थोड़ी डिस्कस करता हूँ मैं प्रेम से। अच्छा, पार्टनर्स के बीच में जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, पार्टनर्स एंड LLP के बीच में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, इट शुड बी रिटन इन LLP एग्रीमेंट। और अगर आप LLP एग्रीमेंट में नहीं लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई करेगा। ओके। सेकंड, पक्की बात है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कभी ना कभी तो मौका आएगा, नौबत आएगी कि हम लोग LLP एग्रीमेंट को चेंज करेंगे, तो आप कर दो। LLP एग्रीमेंट का फॉर्म नंबर क्या होता है, फॉर्म 3, तो चेंज करके भी जमा कौन सा होगा, फॉर्म 3। थर्ड, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है कंपनी लॉ में, हम लोग बोलते हैं कि कंपनी लॉ में कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो इनकॉर्पोरेशन के पहले प्रमोटर और आउटसाइडर में हुआ था, दैट कैन नॉट बी रैटिफाइड, उनका फ्रेश नोवेशन करना पड़ेगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। पर LLP में ऐसा नहीं है, तो ये MCQ के लिए हॉट है। LLP में प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स कैन बी रैटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स। इनकॉर्पोरेशन के बाद सारे पार्टनर्स मिलकर उसी को रैटिफाई कर सकते हैं, तो ये स्पेशल चीज है जो डिफरेंट है फ्रॉम कंपनी लॉ। रैटिफाई मतलब होता है अप्रूव कर देना। सेक्शन नंबर 24, दिस इज अबाउट रिटायरमेंट। एक्चुअली रिटायरमेंट से भी ब्रॉडर टर्म है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर की पार्टनरशिप इंटरेस्ट सीज हो गई है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ LLP, या फिर वो पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, या वो रिटायर कर गया है, तो मतलब बेसिकली हट रहा है। तो हटने के मोस्ट प्रोबेबल 2 केसेस होते हैं, रिटायरमेंट और डेथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिटायरमेंट। एनी पार्टनर कैन रिटायर बाय गिविंग नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स एंड द LLP, या फिर ही कैन रिटायर एज पर द टर्म्स ऑफ LLP एग्रीमेंट। तो आप रिटायर करने का मोडस ऑपरेंडी क्या है, या तो एज पर LLP एग्रीमेंट रिटायरमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो, या फिर गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स की मैं हटना चाहता हूं। कम से कम 30 डेज का नोटिस होना चाहिए कि मतलब आज नोटिस दिया तो 30 दिन बाद हट जाएंगे। ओके। और भी हटने के केसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डूडी।
डूडी, डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट, ये सब होने पे आप अपने आप ही हट जाओगे। ओके अच्छा, कोई आए कोई जाए, फॉर्म 4 जमा करना पड़ेगा। जब तक हटने के बाद फॉर्म 4 जमा नहीं होता तब तक लायबिलिटी बनी रहती है। सो अगर मान लो आप हट गए हो और फॉर्म 4 जमा नहीं हुआ है, कोई आउटसाइडर अगर आके एग्रीमेंट कर लेता है, उसको पता भी नहीं कि यू हैव ऑलरेडी रिटायर्ड, तो आप लायबल हो जाओगे। तो यहाँ पर इफ द रिटायरिंग पार्टनर वांट्स टू स्टॉप हिज लायबिलिटी, ही शुड इंश्योर कि या तो एलएलपी फॉर्म 4 जमा कर दे या वो खुद भी फॉर्म 4 जमा कर सकता है। ठीक है, अच्छा जब हम हट गए, फॉर्म 4 जमा कर दिया, उसके बाद तो हमारी लायबिलिटी फ्यूचर में खत्म, लेकिन जब तक हम लोग पार्टनर थे तब तक जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हमारी लायबिलिटी बरकरार है। जस्ट बिकॉज यू आर रिटायरिंग डज नॉट रिलीव यू फ्रॉम योर पास्ट रॉन्ग डूइंग्स। तो आज रिटायर होने के बाद से तो मेरी लायबिलिटी खत्म, पर रिटायर होने के पहले तक जो भी हुआ है उसके लिए आई कंटिन्यू टू बी लायबल, उसमें मैं डिस्चार्ज नहीं हूं। ठीक है, तो ये था किसी पार्टनर का जाना, सेसेशन। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। दिस इज क्वाइट इजी। फॉर्म नंबर 4, ठीक है, ये इधर देखो, कोई पार्टनर है, उन्होंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एलएलपी को दी थी और वो ऑलरेडी आरओसी में जमा भी हुआ था। तो सपोज पार्टनर ने अपना नाम चेंज किया है, एड्रेस चेंज किया है, तो वो एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा विद इन 15 डेज। फॉर्म 6 मत याद रखो। एंड एलएलपी विल अपडेट आरओसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज बाय फाइलिंग फॉर्म 4। कभी भी कोई भी पार्टनर आता जाता है या उसके नाम एड्रेस में डिटेल्स में चेंज होता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एलएलपी टू फाइल द डिटेल्स विद आरओसी इन फॉर्म नंबर 4 इन 30 डेज। यही है यहां पर लिखा हुआ। फॉर्म 4 कौन से फॉर्म में होना चाहिए? फॉर्म 4 हु विल साइन? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इफ फॉर्म 4 इज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो अगर एक नया पार्टनर आया तो भी तो फॉर्म जमा करना पड़ेगा, कोई आए कोई जाए। तो एडमिशन के केस में जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका रिटन कॉन्सेंट वो भी साथ में अटैच कर देना। ठीक है, अगर किसी पार्टनर के जाने पर एलएलपी फॉर्म जमा नहीं कर रहा है तो वो पार्टनर खुद भी जमा कर सकता है फॉर्म 4, ताकि उसकी लायबिलिटी फ्यूचर के लिए खत्म हो जाए। नेक्स्ट, extent and limitation of liability of LLP and partner. Point number 1 जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, सेक्शन नंबर 26, every partner is an agent of LLP but they are not the agent of one another. अब दो सेक्शन बैक टू बैक आएंगे, 27 28। 27 में क्या लिखा है देखो, extent of liability of LLP and extent of liability of partner, ये दो टॉपिक है, आता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन 27, if a partner has acted beyond his authority and the outsider knows that the partner does not have that much authority, then LLP is not liable. In fact LLP भी पार्टनर के दुष्कर्मों के लिए लायबल नहीं है। तो if the partner has acted beyond his authority and outsider knew it, तो LLP की कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, एलएलपी की लायबिलिटी, एलएलपी की लायबिलिटी, वो पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं है, तभी तो इसको लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी बोलते हैं। इट्स नॉट अनलिमिटेड पार्टनरशिप फर्म वाला लायबिलिटी, ये लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी है। लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटी का मतलब होता है कि फर्म की जो भी लायबिलिटी फर्म अपने असेट से चुकाएगा, पार्टनर उसके लिए पर्सनली लायबल नहीं है। ये रहा पॉइंट नंबर 2। एलएलपी इज लायबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स। ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी एंड इट विल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। 28, extent of liability of partner. One partner is not liable for the misdeeds of another partner. आप अपने के लिए लायबल हो, जो करेगा वो भरेगा। अगर मैं पार्टनर हूं, मैंने कुछ गलत किया तो उसके लिए मैं लायबल हूं, पर दूसरों की गलतियों के लिए मैं लायबल नहीं हूं, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। दैट इज सेक्शन नंबर 28। 4C, आखिरी टॉपिक इस कैटेगरी के अंदर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। एलएलपी एक्ट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल को कैपिटल कंट्रीब्यूशन या सिर्फ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कभी भी तुम एलएलपी पढ़ रहे हो और वर्ड लिखा हुआ आ रहा है कंट्रीब्यूशन, इट मींस कैपिटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ शेयर कैपिटल नहीं होता। नाउ व्हेनेवर अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, या फिर जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ
टैंजिबल, इनटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज. तो सर्विसेज जो भी पार्टनर देगा उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी और उतनी वैल्यू उसकी कैपिटल में ऐड कर दी जाएगी. ऐसा ना बिग फोर वगैरह में होता है. तुम अगर फ्यूचर में कभी बिग फोर के पार्टनर बनोगे तो तुमको भी तो कैपिटल डालना पड़ेगा. तो कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन होगा और 6 महीने या 1 साल का तुम्हारा जो पैकेज रहेगा, सैलरी पैकेज, उसी की वैल्यू निकाल के वो लोग तुम्हारा कैपिटल बोल के रिकॉर्ड कर देंगे और तुमको सैलरी नहीं देंगे. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज ओनली, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज ऑल्सो. उसकी वैल्यूएशन निकाल के कैपिटल में डाल दी जाएगी. सेक्शन 33 में एक मस्त क्वेश्चन आया था. मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उससे क्लैरिटी मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है. एक पार्टनर है, उसका एडमिशन हो रहा था और एडमिशन के टाइम पे बोला गया था कि सपोज आपको 50 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूशन डालना है, 25 लाख अभी और 25 लाख डालना है फ्यूचर की एक डेट थी वहाँ पर. तो ये बेचारा 25 लाख तो लेके आ गया और 25 लाख लेट से 1 मंथ बाद देना था, जो अभी तक इसने दिया नहीं है. मीनवाइल एलएलपी बैंकरप्ट हो गया. तो क्रेडिटर आया एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ मनी टू पे द क्रेडिटर. तो क्रेडिटर को ये हक है कि वो इनकमिंग पार्टनर को मजबूर कर सकता है कि आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख का वादा किया था उसको आप कंप्लीट करो, कमिटमेंट पूरी करो, 25 दे चुके, 25 और लेके आओ. तो वो क्रेडिटर मजबूर कर सकता है. रीड एनफोर्समेंट बाय अ क्रेडिटर. एक ऐसा क्रेडिटर जो उसने इनकमिंग पार्टनर और बैलेंस शीट पीएल के बेसिस पे ही पैसा दिया था, ठीक है, वो मांग सकता है कि आपने वादा किया एलएलपी एग्रीमेंट में कि आप लेके आओगे तो आपको लाना पड़ेगा. ओके. Next, this is very simple but yet very popular for exam. Accounts and finance. They also have to maintain proper books of accounts. इनको भी पूरा proper books करना पड़ेगा. एक good news है, इनको ना दोनों अलाउड है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस. जैसे कंपनी लॉ में कंपनीज को सिर्फ अक्रूवल अलाउड है, पर एलएलपी को दोनों बेसिस अलाउड है, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री. अच्छा, they have to prepare SAS within 6 months of the end of financial year and file it within 30 days of the end of the 6 months of the financial year. मैं एक समरी बता देता हूं तुम्हारे लिए. SAS, annual return. SAS का फॉर्म नंबर होता है 8, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर होता है 11. SAS को जमा कब किया जाता है? 30 days from expiry of 6 months of financial year end. और एनुअल रिटर्न कब जमा होता है? 60 days from financial year end. तो एनुअल रिटर्न यहां पहले फाइल होता है, सैस बाद में होता है. इट इज ऑपोजिट ऑफ कंपनी लॉ. तो एनुअल रिटर्न आपको कब तक जमा करना है? एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 विद इन 60 days फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट क्या होती है? 31 मार्च. 31 मार्च में आप 60 ऐड करो, इट विल कम टू 30th मई. तो 30th मई तक आपको एनुअल रिटर्न जमा करना है. सैस में इन्होंने डायरेक्टली 7 months नहीं बोला, इन्होंने बोला कि एक्चुअली 6 महीने के अंदर आप सैस प्रिपेयर कर लो और फिर 6 महीने खत्म होने के बाद 30 दिन में सैस जमा कर दो. तो 6 महीना प्लस 30 दिन में 7 months. पर तुम कभी एग्जाम में 7 month मत लिखना, तुम ऐसे ही लिखना, SAS must be prepared within 6 months from the financial year end and filed within 30 days of the expiry of the 6 months of the financial year end. इसी तरह से लैंग्वेज लिख के आनी है, ठीक है? क्लियर है ना ये? ओके. एनुअल रिटर्न कब तक जमा होगा? वही 60 days of financial year end, फॉर्म नंबर 11. नेक्स्ट टॉपिक, ये भी छोटा सा टॉपिक है और ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं. असाइनमेंट के बाद कन्वर्जन. असाइनमेंट छोटी सी टॉपिक है पर इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. सपोज देर इज अ पार्टनर इन एलएलपी और उसका 25% शेयर है, मतलब 4 पार्टनर्स इक्वल शेयर, तो 25% शेयर है. आउट ऑफ इस 25% वो 10% प्रॉफिट शेयर, मतलब 10 + 15 25, तो 25 का 10 नहीं, 2.5% नहीं, तो 25% में से 10% ही वांट्स टू असाइन टू समबडी एल्स, मतलब अपने प्रॉफिट शेयर रेशियो का 10% किसी और को देना चाहता है. क्या वो दे सकता है? यस, अलाउड है. वो अपना पूरा 25% भी दे सकता है या 25 में से 15 खुद रख के 10 भी दे सकता है, अलाउड है. जस्ट बिकॉज उसने अपना प्रॉफिट शेयर किसी को असाइन किया है, दैट डज नॉट रिजल्ट इन हिज डिसोसिएशन फ्रॉम द फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. जो चल रहा था वैसा ही चलेगा, ही इज स्टिल अ पार्टनर, ठीक है ना? वो फर्म से डिसोसिएट माना जाएगा ना डिसॉल्व. सिमिलरली the assignee to whom the 10% has been given, that person does not get any right to
participate in the management or access the information and books of the LLP. तो ये assignment allowed है, and it does not result in dissociation or dissolution of that partner from the firm, and also it does not entitle the assignee to participate in management or access the information of the firm. यही मेन है, इस पे सवाल आते हैं. कन्वर्जन के बारे में बोला था ना, सेक्शन 55, 6, 7, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, बस इतना सा. अब कन्वर्जन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 58. तुम्हारे सिलेबस में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेड्यूल नहीं है. अगर होता तो मैं पढ़ाता, बट आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फ्रॉम देयर, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो. सेकेंड शेड्यूल फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, सोचो जिसमें 10 पार्टनर्स हैं. पार्टनरशिप फर्म 10 पार्टनर्स, दे वांट टू कन्वर्ट टू LLP. तो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, देयर हैज टू बी यूनानिमस कंसेंट, मतलब ऑल द 10 पार्टनर्स मस्ट बी रेडी टू कन्वर्ट टू LLP एंड दे विल बिकम द पार्टनर्स ऑफ LLP, तभी कन्वर्ट होगा, वरना कन्वर्ट नहीं होगा. तो यूनानिमस कंसेंट चाहिए. ये फर्स्ट है. सेकंड, एक बार आप LLP में कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद ना आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स तक बताना पड़ता है कि यू वर कन्वर्टेड फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू LLP. सो सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. ये एग्जाम्पल था जस्ट, ठीक है. सो ये जरूर लिखना है एग्जाम में अपने को कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कन्वर्जन. एक बार अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो और आपको LLP का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो कैसे होता है वो बताओ. तो ये पॉइंट्स पूरे लिखने, और प्लस ये ग्रीन बॉक्स पक्का लिखना है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, अगर आप शेड्यूल्स में लिखी हुई सारी बात को कंप्लाई करते हो और अप्लाई करते हो टू ROC, तो ROC आपको दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखी है उसी दिन से माना जाएगा कि आप लोग कन्वर्ट हो गए, अब आप लोग LLP इनकॉर्पोरेट हो चुके हो. अगले 15 दिन के अंदर आप लोग पुराने वाले ROC या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को इन्फॉर्म करोगे कि अब आप LLP में कन्वर्ट हो चुके हो. सेकंड, कन्वर्जन के बाद भी आपको शेड्यूल फॉलो करना है, क्योंकि कन्वर्जन के बाद भी तो 12 महीने तक आपको बताना पड़ेगा अबाउट द फैक्ट ऑफ कन्वर्जन. नंबर 3, कन्वर्जन का जो इफेक्ट है, जो शेड्यूल में लिखा है वो आपको फॉलो करना है, और शेड्यूल में जो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन है वो यही है. फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड LLP is deemed to be incorporated, all assets of the earlier firm or private company or unlisted public company will now become the assets of the LLP. Number 3, the old firm or the private company or unlisted public company shall be deemed to be dissolved. ठीक है, these are the 3 effects of registration. पूछते हैं एग्जाम में बहुत, ठीक है, बहुत कॉमन सेंस है. इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन एंड रजिस्ट्रेशन. यहाँ रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप कन्वर्ट होकर LLP इनकॉर्पोरेट हुए ना, उसी को बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन. हम लोग अब आखिरी टॉपिक में आ रहे हैं ऑलमोस्ट. ये वो टॉपिक है जिससे सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं. बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है. और इस पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल एग्जाम में. 60 एंड 62, सेक्शन 60 एंड 62, ये देखो बोर्ड पे 3 शब्द हैं, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन. समझते हैं इसको. सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज. द वर्ड कॉम्प्रोमाइज मीन्स सैक्रिफाइस, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब है और LLP जो है क्रेटस को पैसा नहीं चुका पा रही है, तो क्रेटस थोड़ा सा सेटलमेंट कर रहे हैं, वो अपना अमाउंट कम कर रहे हैं और पार्टनर्स भी अपना कैपिटल थोड़ा कम कर रहे हैं. तो बोथ पार्टीज आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज. पार्टनर्स सैक्रिफाइस सम पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल एंड क्रेटस सैक्रिफाइस सम पोर्शन ऑफ देयर डेट अमाउंट. ये कॉम्प्रोमाइज है. अरेंजमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, कैसा भी आप कुछ भी करो वो अरेंजमेंट में आ जाएगा. जैसे कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, मान लो कि पार्टनर्स ने आपस में अपना कैपिटल रीएडजस्टमेंट किया, चेंज किया, अपनी वोटिंग राइट चेंज की है, वो भी आ सकता है. लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी आ सकता है, कैसा भी हो सकता है. अरेंजमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज सम टाउटोआ. टाउटोआ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग या ट्रांसफर ऑफ एसेट. फॉर एग्जाम्पल मर्जर में देखो X LLP और Y LLP मिलकर Z हुआ है, तो X और Y का जो अंडरटेकिंग या असेट्स है वो अब Z में ट्रांसफर होगा, तो देयर इज सम टाउटोआ. डीमर्जर, X जो है वो अब टूट के बन चुका है X प्लस Y, तो पुराने वाले X के कुछ असेट्स या अंडरटेकिंग Y में ट्रांसफर हुए हैं, तो दैट इज डीमर्जर. तो डीमर्जर, मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इनका मेन वर्ड याद रखना टाउटोआ, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ असेट्स. ठीक है. अच्छा, कॉम्प्रोमाइज, अरे यार कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में सिर्फ सेक्शन 60 अप्लाई होता है, 60 सिर्फ 60, लेकिन टाउटोआ के केस में 60 प्लस 62 दोनों सेक्शन अप्लाई होते हैं. ओके,
तो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन जो मैंने बताई, समझने के लिए बताया. Since it is not a part of the section, they will not ask you to explain what is compromise arrangement or reconstruction. This is for your personal understanding. वो आपसे पूछेंगे लीगल प्रोविजन कि भाई सेक्शन नंबर 60 में अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, देखो 60 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो प्रोटोकॉल बताओ, या फिर सेक्शन 62 अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन करना है तो प्रोटोकॉल बताओ, ये आएगा. तो इन दोनों को समझने के लिए मैंने एकदम सुंदर, मैं तुमको अभी नोट्स डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिससे तुमको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, यहां पर इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है. क्या मतलब सर? एलएलपी और एक कंपनी का अमेलगमेशन नहीं हो सकता. एलएलपी और एलएलपी का मर्जर हो सकता है, पर एलएलपी और कंपनी का अमेलगमेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, ये पढ़ो, LLP shall not be amalgamated with a company. तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होने वाला. ओके, ये क्लियर है ना? अब मैं तुम लोग को जो डायग्राम दिखाऊंगा उससे 60-62 पूरा क्लियर हो जाएगा. ये आ गए हम लोग. ठीक है, स्टेप नंबर 1, यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT. आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू डू कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, डीमर्जर. तो NCLT के आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं है. तो NCLT का आशीर्वाद चाहिए, पर NCLT आशीर्वाद बाद में देता है. NCLT पहले बोलता है जाओ जाके पहले अपने पार्टनर्स और अपने क्रेडिटर्स का आशीर्वाद अप्रूवल लेके आओ. तो उनसे अप्रूवल मिलने के बाद फिर NCLT अप्रूवल देता है. तो NCLT का अप्रूवल इज लाइक द लास्ट अप्रूवल, वो बाद में मिलेगा. पहले जहां जहां से जो अप्रूवल लेना है लेके आओ, फिर बात करो. तो स्टार्ट कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT कि सर हमने ये स्कीम बनाया है ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन, प्लीज आप ऑर्डर कीजिए कि हम पार्टनर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएं ताकि सबको इसमें पार्टिसिपेट करे. तो यू मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT. हु कैन मेक एन एप्लीकेशन टू NCLT? आंसर इज LLPC. LLP, लिक्विडेटर, पार्टनर, क्रेडिटर, कोई भी NCLT के पास एप्लीकेशन दे सकता है और NCLT अप्रूवल करने के पहले बोलेगा सबकी मीटिंग बुलाओ. ऑर्डर टू कॉल मीटिंग्स ऑफ पार्टनर्स एंड क्रेडिटर्स. अब पहले इनका अप्रूवल मिल जाए. पार्टनर्स मीटिंग में majority पार्टनर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ द कैपिटल शुड अप्रूव. मतलब देखो डबल अप्रूवल है. गिनती में मेजॉरिटी पार्टनर्स होने चाहिए और उन मेजॉरिटी पार्टनर्स के पास कम से कम 3/4 कैपिटल होना चाहिए. तो डुअल है, नंबर वाइज मेजॉरिटी. जैसे 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर में से कम 6 पार्टनर को हाँ बोलना पड़ेगा और जो हाँ बोल रहे हैं उनके पास कम से कम 75% ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब होगा. सिमिलरली अगर इस स्कीम में क्रेडिटर्स इन्वॉल्व हैं तो आपको क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल चाहिए. क्रेडिटर्स का अप्रूवल कैसे? वही सेम, मेजॉरिटी क्रेडिटर्स होल्डिंग 3/4 ऑफ द डेट अमाउंट, उनका अप्रूवल चाहिए. इनका अप्रूवल मिल गया. अब आप वापस से जाओगे NCLT के पास और बोलोगे सर अब तो आप दे दो. तो NCLT बोलेगा ओके ओके वेट करो, लेट मी कंसिडर ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द LLPs एंड ऑल्सो लेट मी चेक द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एंड लीगल केसेस अगेंस्ट द LLPs. सब कुछ देखने के बाद NCLT विल गिव यू तथास्तु. अब सेक्शन 60 होता है ना, तो 60 ऑलमोस्ट यहां पर खत्म हो जाता है, पर 62 यहीं पे स्टार्ट हो जाता है. 62 में देयर आर समथिंग एक्स्ट्रा. तो फिलहाल पहले मैं इस पे आता हूं. NCLT ने आपको अप्रूवल दिया, योर अमेलगमेशन मर्जर स्कीम इज नॉट इफेक्टिव अनलेस एंड अनटिल यू फाइल NCLT's ऑर्डर विथ ROC. मैं एक डायलॉग बोलता हूं हमेशा कंपनी लॉ पढ़ाते वक्त, बड़े देवता का जो ऑर्डर है वो छोटे देवता के पास जमा करना पड़ता है. बड़े देवता मतलब NCLT, छोटे देवता मतलब ROC. तो आपको बड़े देवता का ऑर्डर छोटे देवता के पास 30 दिन में जमा करना है. जब तक वो आप नहीं करोगे स्कीम इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी. ठीक है, ये रहा. अगर सेक्शन 62 होगा तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी. सेक्शन 62 कैसे होगा सर? हाउ डू आई नो? क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार से अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बोला है तो समझ जाना कि तुमको 60 तो लिखना ही, साथ में 62. 62 में NCLT जब अप्रूवल देता है ना, तो NCLT के अप्रूवल में ये सारी चीजें होनी चाहिए. जैसे X और Y अगर मिलकर Z बन रहे हैं तो Z तो एक नया LLP बन गया, पर X और Y को तो बंद करना पड़ेगा ना, डिसोल्यूशन ऑफ LLP. तो अक्सर जब डिसोल्यूशन ऑफ LLP होता है तो NCLT बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर अमेलगमेशन, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द LLP, वो 2 जन से रिपोर्ट मंगाएगा. NCLT विल कॉल अ रिपोर्ट फ्रॉम ROC एंड NCLT विल कॉल अ रिपोर्ट फ्रॉम ऑफिशियल लिक्विडेटर. ROC तो आप जानते ही हो, ऑफिशियल लिक्विडेटर हाई कोर्ट का ही आदमी होता है, हाई कोर्ट जज होता है ना,
उसी औकात का एक बंदा होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर जो हाई कोर्ट में बैठता है, तो उससे अप्रूवल मंगाएगा कि आप लोग पहले इन्वेस्टिगेट कर लो, इफ दैट इज नॉट गड़बड़, इफ द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी हैव नॉट बीन कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और द पार्टनर्स और क्रेडिटर्स, तब जाके मैं बंद करूंगा, वरना मैं बंद नहीं करूंगा। तो एनसीएलटी इनका रिपोर्ट मंगवाएगा, उसके बाद एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। एनसीएलटी अपने ऑर्डर में जो अप्रूवल ऑर्डर है उसमें 4 स्पेशल चीजें जरूर बोलेगा। डीटी डीसी, डी से डिसोल्यूशन ऑफ पुराने एलएलपी, टी से टाउटोवा, डी से जो पार्टनर्स या क्रेडिटर्स 25% में जो अग्री नहीं कर रहे हैं इस स्कीम के साथ, उनको बोलते हैं डिसेंटिंग पार्टनर या डिसेंटिंग क्रेडिटर, उनका समाधान कैसे करना है, उनको पैसा देना है, क्या करना है, डिसेंटिंग पार्टनर्स और क्रेडिटर्स को कैसे सेटल करना है। डीटी डीसी सी, एलएलपीज में जितने भी लीगल केसेस चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। तो ये 60 और 62 की समरी। वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, एवरीथिंग इज रिटन इन सेक्शन नंबर 60, सब मिलेगा तुमको, देखो सब। एलएलपीसी अप्लाई करता है, वो मीटिंग ऑर्डर करता है, डुअल अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, वो सारे मटेरियल फैक्ट्स और पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कंसिडर करेगा बिफोर गिविंग अप्रूवल एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी का ऑर्डर आपको आरओसी में जमा करना है 30 डेज के अंदर, ठीक है। जब तक आप जमा नहीं करोगे स्कीम इफेक्टिव नहीं है। अमेलगमेशन मर्जर का केस है तो 60 भी फॉलो करो, 62 भी फॉलो करो। यहाँ पर एनसीएलटी के ऑर्डर में 4 स्पेशल पॉइंट रहेंगे, डीटी डीसी एंड एटसेट्रा। NCLT will not give approval for dissolution of the earlier LLPs unless it calls a report from ROC and report from official liquidator. जैसे ही अप्रूवल आएगा टाउट ओवा हो जाएगा, ठीक है, और NCLT का ऑर्डर ROC में जमा करना 30 डेज के अंदर, वही है। क्लियर है ना? दिस वाज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन। आखिरी टॉपिक पे आ गए हम लोग सर, ओके। मुझे पढ़ाते हुए कुछ 46 मिनट्स हुए हैं, भगवान की कृपा से, ठीक है। 1 घंटा ही हुआ है, और 1 घंटे में मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ, 45 मिनट्स 50 मिनट्स ही हुआ है, और बहुत अच्छे तरह से प्रेम से हर एक बात को हम लोग पढ़ पाए हैं। आई होप तुम में से मैक्सिमम जन जिनको एलएलपी याद भी नहीं होगा या कभी पढ़ा नहीं होगा उनको भी क्लियर हुआ है कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट है एलएलपी का। आखिरी टॉपिक एलएलपी का वाइंडिंग अप, मतलब बंद करना। वाइंडिंग अप कैन बी कंपल्सरी और वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से। कंपल्सरी वाइंडिंग अप इन 5 केसेस में होता है। तुम बोलोगे सर 6 नहीं, एक काटा हुआ है, देखो वो अमेंडमेंट है, ठीक है। एक नया कानून आया इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016। उसके आने के बाद क्या होता है कि कोई भी कंपनी या एलएलपी अगर बैंक्रप्ट जैसी और बंद होना चाहती है तो वो कंपनी लॉ या एलएलपी लॉ में बंद नहीं होती, वो आईबीसी कोड के अंदर बंद होती है। तो ये अमेंडमेंट की वजह से इस पॉइंट को काटा गया है। तो हमको बाकी 5 पॉइंट्स पढ़ने एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया अंडर सेक्शन 64। Under section 64, what are the circumstances under which LLP shall be wound up by the NCLT? जब NCLT बंद कर सकता है इनको, ठीक है। नंबर 1, जब LLP ने खुद जाके NCLT को रिक्वेस्ट किया प्लीज हमको बंद कर दो, तो NCLT में पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। नंबर 2, if the LLP has continued its business for more than 6 months with only one partner, बंद कर सकते हैं। नंबर D, if the LLP is working against the sovereignty and integrity of India। नंबर 4 E, ये स्टार है, एलएलपी को ना 2 फॉर्म जमा करने पड़ते हैं आरओसी के पास, सास फॉर्म 8 और एनुअल रिटर्न फॉर्म 11। लगातार 5 साल से जमा नहीं किया है, 5 कंसेक्यूटिव ईयर से सास और एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया है। एंड नंबर 5, एनी अदर ग्राउंड जहां पे एनसीएलटी को लगता है कि इट विल बी जस्ट एंड इक्विटेबल, कि बंद कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब होता है उचित लगता है, न्याय संगत लगता है कि बंद कर देना चाहिए, ओके। So this was the revision of LLP. I started with a very important dialogue which I will reiterate in front of you. LLP is the most important chapter in CA Inter 12 to 16 marks weightage. Do one very important thing, please learn the section numbers. Definitely बहुत ज़रूरी है section numbers। अगर लिखोगे LLP में नंबर बहुत रॉकेट की तरह ऊपर उठेंगे, ठीक है। लॉ में आप मेहनत करो, आपको नंबर बरसात की तरह पक्का मिलेगा, मैं बोलता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और भी रिवीजन मैराथन्स आते जाएंगे इसी तरह से।